देखिए ठीक है। हम्म, तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको कि हम लोग वन शॉट में ख़त्म करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर को इस चैप्टर को बेसिकली पढ़ना कैसे है और बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो चैप्टर है ये भले ही क्लास 10th का है, लेकिन इसको आगे के बच्चे भी देख सकते हैं जिनका बेस अगर मजबूत नहीं होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जो अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आपको ये चैप्टर ऐसा है कि आप अपर क्लास में जाएंगे, चाहे 11th में जाएं चाहे 12th में जाएं, तो आपको इनके जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। पता चला कि आपको ये जो चैप्टर है इसमें का कोई टॉपिक अगली क्लास में 11th में या 12th में आया और आपसे अगर नहीं हो पाया, तो यानी कि आपका बेस अभी थोड़ा सा वीक है। आपको इस चैप्टर पे थोड़ा सा अच्छा कमांड बनाना है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पहला शुरुआत करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। प्यारे बच्चों, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ में अगर उसके स्टेट में परिवर्तन करते हैं और पुनः उस स्थिति को वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में ले आ सके, तो इस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, तो आप एक बोतल पानी लेके फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप उसको देखेंगे कि वो 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वो पानी जो है कि बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो जम जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको फिर बाहर निकाल लेंगे तो वो आइस से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने उसको फ्रिज में रखने से पहले देखा तो वो वाटर था, वाटर से आइस हुआ, आइस से पुनः क्या हो गया, वाटर। यानी कि वो चेंज करने के पश्चात पुनः अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जा रहा है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। इसको हम लोग रीड करते हैं कैसे, those changes which are accompanied with a change in physical property, the substance but no new substance is formed are called physical changes। physical changes जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे आइस, सपोज करिए कि आपने शुरुआत में वाटर लिया था, तो वाटर H2O लिक्विड होता है, फिर इसको क्या करेंगे, आप कूल कर देंगे। जब आप इसको कूल करेंगे तो ये जो H2O लिक्विड है ये H2O सॉलिड में चला जाएगा, H2O सॉलिड में चला जाएगा। फिर जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो पुनः ये अपना ओरिजिनल स्टेट पा रहा है। ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे मोम होता है, तो मोम में ये जो आपका अंदर का इसका रस्सी जैसा होता है, वो जब जलाएंगे तो ये तो जलता है, धीरे धीरे जब जलने के साथ साथ नीचे भी आता है, ये मेल्ट करता है। तो ये जो मोम होता है, मोम ये नीचे पिघल के ऐसे आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे आप पुनः इस कैंडल को रिफॉर्म कर सकते हैं। बट ये जो इसका रस्सी है ये जब जल जाएगा तो ये CO2 प्रोड्यूस कर देगा, यानी हाइड्रोकार्बन जो इसमें है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चेंज देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बट अगर सिर्फ फिजिकल चेंज की बातें करेंगे तो H2O बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, लिक्विड से सॉलिड में, फिर सॉलिड से लिक्विड में आ गया। या फिर आप कहेंगे H2O लिक्विड है, तो अगर आप इसको बच्चों हीट करेंगे और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये H2O से, लिक्विड से
गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, ये H2O वेपर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका सबका नाम लिख देता हूँ, ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, इसका वाटर नाम देंगे, चूंकि ये लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पे H2O सॉलिड है तो इसको आइस बोलेंगे, इसको आइस बोलेंगे बच्चों, ये वाटर हो गया। और जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप वाटर वेपर बोल सकते हैं या फिर सिंपली आप इसको वेपर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग करते हैं बच्चों तो वापस उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में न ले आ पाए। जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी को जलाते हैं तो वो कोयला बन जाता है या राख बन जाता है, तो क्या आप पुनः कोयले से लकड़ी को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल चेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, दो चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सबस्टेंसेस लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिफाई टू फॉर्म न्यू केमिकल सबस्टेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ फूड, ये सभी। आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एकदम देसी एग्जांपल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि आपको अगर खिचड़ी बनाना है, सपोज करिए क्या बनाना है, खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए आप क्या लेंगे बच्चों? जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो चावल लेंगे और क्या लेंगे, दाल लेंगे, और इसको आप हीट करेंगे, दोनों को एक मिक्स पात्र में बंद करके मिक्स करेंगे और हीट कर देंगे। तो हीट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा खिचड़ी। क्या बन जाएगा? खिचड़ी। तो अब आप बताइए, तो क्या खिचड़ी को आप चावल बोल सकते हैं? नहीं। क्या खिचड़ी को आप दाल बोल सकते हैं? नहीं। खिचड़ी की प्रॉपर्टी दोनों में से कॉमन है, दाल में से भी कॉमन है और चावल में से भी कॉमन है। तो अब आप देखेंगे कि ये चीज अलग हो गया, ये चीज अलग हो गया। ये एक घरेलू एग्जाम्पल था जो आपके सामने मैंने पेश किया। ये जो ऐसे एरो लगाते हैं, एरो, तो एरो के पहले जो चीजें होती हैं, एरो के पहले जो चीजें होती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो चीजें होती हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इनकी प्रॉपर्टी इनसे थोड़ी मैच करेगी, लेकिन ये अलग चीज है। ना आप इसको चावल बोल सकते हैं, ना आप इसको दाल बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे चेंज जिसमें कि हम लोग उसके चेंज करने के पश्चात ओरिजिनल स्टेट को ना पा पाए। आप इसको कितना भी वो जैसे लकड़ी है, लकड़ी को बर्न कर दीजिए, कोई वुड है उसको आप बर्न कर दीजिए, हीट कर दीजिए, जला दीजिए, तो वो कोयला बन जाएगा, कोल बन जाएगा। तो क्या आप पुनः क्या कोल से लकड़ी पा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लिया था। एग्जाम्पल यहाँ पे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल अगर कहेंगे तो वही H2O लिक्विड से किस में जा रहा है? H2O सॉलिड में, और पुनः H2O सॉलिड से आप H2O लिक्विड पा सकते हैं। इस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ऐसे। दिस इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान जब आप देखेंगे तो दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे से आपस में रिएक्ट करती हैं। लाइक अगर कुछ एग्जांपल हम बताएं केमिकल चेंज की, आपको केमिकल चेंज की कुछ एग्जांपल बताएंगे तो लाइक आप समझिए H2 प्लस O2, इन दोनों को कंबाइन करके हीट कर दिया जाए तो H2O बन जाता है। अब बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे हम हाफ लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना गया? वाटर बन गया। तो हम कहेंगे कि क्या वाटर का काम ऑक्सीजन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ऑक्सीजन का काम वाटर कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि केमिकल चेंज के दौरान एटम में कोई बदलाव नहीं होता। इधर जितने हाइड्रोजन है इधर भी उतने ही हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन था तो सल्फर हो गया, ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन है तो बाद में कार्बन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। एटम सेम रहेंगे, एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है।
जैसे ये आपके सामने है, इस तरह से अपनी बॉडी में देखेंगे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। हम चाहे जाग रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे बैठे रहे हो, चाहे बातचीत कर रहे हो, चाहे एकदम खाली बैठे हो, बट हमारा जो इंटरनल प्रोसेस है वो बिल्कुल चलता रहता है। तो अपने बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। देखेंगे इस तरह से रेस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ये खड़ी हुई ट्रेन की डिब्बी है, तो जो कि एक जंग खा गई है और एकदम बिल्कुल से खराब हो गया है। तो आप देखेंगे क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ है। अंतिम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे कोरोजन हो गया है इसका, ठीक है, ये रस्टिंग हो गया है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मटेरियल को जलाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से केमिकल चेंज होंगे। जलाया जाएगा तो इसमें जो भी चीज होगी वो उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। अगला हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, क्या दूध को दही बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या दही को दूध बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दूध में अगर हल्का सा भी वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज किया तो दूध से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूध का काम दही नहीं कर सकता है और दही का काम दूध नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज हुआ है, ऐसे चेंज को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हम लोग कितना भी कोशिश कर ले बच्चों, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दूध से दही बन गया, बट दही से दूध नहीं बन पा रहा है। तो ये जो बदलाव हुआ है, इस चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज। आगे देखते हैं, तो केमिकल चेंज जहां पे होता है उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। उसी को जो हम लोग एक सीक्वेंस फॉर्म में दिखाते हैं, एक रिएक्शन फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इसको कैसे पहचाने, कैसे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज is known as chemical reaction। आगे क्या कहता है? in a chemical reaction only rearrangement of atom takes place and no new atoms are formed। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर इधर हाइड्रोजन होगा तो ये नहीं कि उधर जाके सल्फर हो जाएगा, नहीं, उधर भी हाइड्रोजन रहेगा, बट एक नई प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा जिसकी की पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। एक कंपाउंड ऐसा जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये बच्चों ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच थोड़ी करेगी। यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो गया। यहाँ पे देखेंगे जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये चूना पत्थर, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये क्विक लाइम यानी कि चूना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चूना में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटम तो सेम है, इधर भी कैल्शियम है, उधर भी कैल्शियम है, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, बट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो सिलसिला हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? और केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो एरो से पहले होता है, एरो से पहले वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये रिएक्टेंट है। और एरो के जो बाद बनता है, मतलब चीज बन रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। इस तरह से केमिकल रिएक्शन में हमारे पास इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में दिखाते हैं। तो रिएक्शन के पहले जो चीज होता है, मतलब एरो से पहले जो चीज लिखा होता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी वो रिएक्ट करने वाला है। और बाद में जो चीज बन जाता है, जो चीज हमारे पास बन के तैयार होके आया है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। आगे क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर्टी होगा कि हम लोग कैसे बताएंगे, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा कि हमको पता चले कि नहीं, इस वजह से हम लोग इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैसे कहेंगे? देखिए, पहला हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इवोल्यूशन ऑफ गैस आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिखा है, कोई भी मेटल बच्चों जब एसिड से रिएक्ट करता है, तो ये बना लेता है साल्ट, और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग आगे इसको और भी देखेंगे कि क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कराते हैं, तो नहीं, बट हम लोग सामान्य तौर पे भी समझ रहे हैं यहाँ पे।
तो मेटल प्लस एसिड ये बच्चों बन जाता है साल्ट बन जाता है, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। और इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, इसको हम लोग पहचानते कैसे, टेस्ट ट्यूब के पास जहाँ पे कोई उसमें एसिड डालते हैं और मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं तो तुरंत केमिकल रिएक्शन होने लगता है, यहाँ से केमिकल रिएक्शन होने लगता है और बन जाता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, इसके माउथ पे जहाँ से उसके मुंह से वो निकल रहा है हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में, अगर कोई भी हल्का सा लाइट लेके जाए, माचिस या फिर उसको लाइटर से लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। जैसे ये है आपके सामने, ठीक है। आगे देख रहे हैं, अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट साइड में एक ऐसा सॉलिड बन जाता है जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं या शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं। प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल solid substance are formed during a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के पश्चात प्रोडक्ट साइड में एक ऐसा मटेरियल फॉर्म हो जाता है जो कि वो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील होता हो। ऐसे सॉलिड मटेरियल को हम लोग बोलेंगे, ऐसे मटेरियल को बोलेंगे प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, इस तरह से। हाँ, एक पहला एग्जांपल है आपके सामने, क्या, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, जो कि नेचर में कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और बच्चों जब ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है जो कि ये भी कलरलेस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड और आयोडीन आपस में कंबाइन करके लेड आयोडाइड बना ले रहे हैं जिसका फार्मूला है PbI2, और इसका जो कलर होता है बच्चों वाइट प्रिसिपिटेट होता है। मतलब प्रिसिपिटेट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब बनता है तो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा एज ए सॉलिड सब्सटेंस की तरह, मतलब वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का। तो ये प्रिसिपिटेट बन गया और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट जो कि सॉल्युबल होता है। एक और एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट एक्वस। जब BaCl2 एक्वस क्यों लिखते हैं, एक्वस का मतलब कि ये वाटर में मतलब मीडियम चाहिए ना, ये सभी सॉलिड होते हैं, ऐसे रिएक्ट थोड़ी करेंगे, ये साल्ट है तो साल्ट को रिएक्शन कराने के लिए बच्चों मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, ये वाटर मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए यहाँ पे AQ लिखते हैं, मतलब इनका जो सोल्यूशन है वो वाटर के साथ मिक्सचर है, ठीक है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाता है जिसका कि कलर वाइट कलर होता है और ये सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके बैठ जाता है। और जबकि वहीं पे उसके साथ NaCl भी बनता है। आप जानते हैं कि NaCl जो है कि सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है, तो एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, एक सॉल्युबल बन गया बच्चों। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्रिसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल होता है और ये बॉटम में जाके नीचे बैठ जाएगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको आगे भी देखेंगे, बट हम लोग एक आइडेंटिटी यहां से मिल गया, डिटेक्शन मिल गया कि ये केमिकल रिएक्शन का पहचान है। अगला जो है चेंज इन कलर को दिखा रहा है। केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएं जो कि जिनका कलर बदल जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड Pb3O4 जो कि रेड कलर का होता है, और आप इसको अगर हीट कर देंगे स्ट्रांगली तो ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड। बट ये लेड ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड क्योंकि इसमें सिंगल ऑक्सीजन होता है और ये कलर बदल जाता है बच्चों। इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर।
इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया बच्चों, ऑक्सीजन गैस। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये बच्चों आपका ब्लू विट्रियोल नाम देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, ब्लू विट्रियोल। और ये ब्लू विट्रियोल नाम देते हैं, ये ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट .5H2O। अब जब इसको आप स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, वाटर उड़ जाएगा। वाटर उड़ जाएगा बच्चों, तो जब वाटर उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, सिंपली आपके पास CuSO4 और प्लस इधर निकल गया 5H2O। और बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस हो गया, मतलब ये ब्लू कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। यानी ये भी एक पहचान है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट ऐसे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इसका जब रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है H2O और वो लिक्विड बन जाता है। आप देखेंगे इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये गैसियस फॉर्म में है, ये G का मतलब इसका गैसियस स्टेट को दिखा रहा है, और L का मतलब क्या हो गया, लिक्विड स्टेट को दिखा रहा है। और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, लाइक जैसे CaCO3 अभी कुछ देर पहले देखा था, ये सॉलिड नेचर में बच्चों, इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये CaO क्विक लाइम, ये सॉलिड होता है, बट इसके साथ क्या निकल जाएगा, CO2 गैस। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड से क्या निकल गया, गैस, सॉलिड से क्या बन गया, गैस, और इधर गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड। यानी ये चेंज ऑफ स्टेट भी किसको दिखा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को दिखा रहा है। आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये भी आप समझ सकते हैं कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन के पश्चात हीट रिलीज होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस जब बनता है, CaOH का होल ट्वाइस जब बनता है तो वो हीट रिलीज होता है कब, जब हम लोग चूना में पानी मिला देते हैं। चूना में जब पानी मिला देते हैं, ये चूना है, ये चूना है जिसको कि लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं, और ये पानी है जो कि वाटर है, पानी, और ये बन जाता है आपका चूना पानी, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, चूना पानी, या लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, चूना पानी, चूना पानी। तो कभी आप ऐसा घर पे प्रैक्टिस करके इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, तो इसके साथ जब बनता है तो बेटा ये हीट भी रिलीज करता है। तो केमिकल रिएक्शन के पश्चात यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में हीट भी निकलता है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि इस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन के पश्चात हीट बाहर निकलता है बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये इसका हो गया, इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जैसे इसमें आप चाहो तो सबसे जरूरी चीज अगर आप फॉलो करोगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और बैलेंसिंग के लिए सिर्फ एक ही नियम अपनाना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड बराबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। बस आपको ये देखना है। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं लाइक ABCD मेथड, बट उसमें क्या है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे पहले आप बिना किसी मेथड के लगाए हुए 1 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 5वें 6वें बार देखेंगे कि बिना किसी मेथड के ही आपको वो फटाफट से बैलेंसिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कैसे, और इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, जब कोई एलिमेंट अकेला हो, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो अकेला है, तो उसको एकदम अंतिम में बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या है, बैलेंस करने का तरीका क्या है बच्चों,
हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, इसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, लास्ट में बैलेंस करते हैं, इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो बेटा, इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। इसके पहले जो भी एलिमेंट आएगा, बड़े एटम आएंगे, लार्ज एटॉमिक मास वाले एलिमेंट आएंगे, या कोई भी रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, उसको एकदम अंतिम में बैलेंस करेंगे। और ऊपर से उसको तो एकदम अंतिम में बैलेंस करेंगे जो अकेला होगा, जो अकेला होगा। जैसे यहाँ पे ये तो दोनों अकेले अकेले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे ऐसे आप देखेंगे कि इस तरह से दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये जो दिया है, एरो के पहले रिएक्टेंट दिया है और एरो के बाद दिया है प्रोडक्ट। बैलेंस करने के लिए एकदम ध्यान से देखेंगे, सीख जाएंगे। इधर 1 सोडियम है बच्चों, जबकि इधर कितना सोडियम है, 2। कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इधर 1 ऑक्सीजन है बच्चों, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए, तो 2 पहले से ही है, आधे से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हो जाए। अब अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कि सर फ्रैक्शन हमको नहीं अच्छा लगता है, तो आप क्या करिए, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 4Na प्लस हाफ और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा O2, और यहाँ हो जाएगा 2Na2O बन जाएगा। दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है बच्चों, नीचे वाला भी सही है, ठीक है। जब हम लोग कक्षा 11 में जाएंगे तो मोल सीखेंगे, और मोल ये बताता है कि चाहे आप इससे डील करें चाहे इससे डील करें, दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। आप उसमें नहीं घबराएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे ए हो गया बी। बी वाला इधर बच्चों देखेंगे, लेफ्ट साइड में जितने एटम है, राइट साइड में भी उतने एटम होने चाहिए। बैलेंसिंग के लिए सिंपल सा फंडा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करें। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस है तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को जब फॉलो करेगा तभी हम उसको मानेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मास तो बच्चों तभी बराबर होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट की मात्रा बराबर होगी। अब पता चला इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल भी मास बराबर नहीं हो सकता है। अगर इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो मास बराबर होगा। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तभी मास बराबर होगा। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, अगर वो बैलेंस इक्वेशन है तो, ठीक है, और बैलेंस होना चाहिए। तो बी वाला इधर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है बच्चों, और इधर आप देखेंगे इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद इधर बच्चों देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। अब हम क्या करें, हम क्या करें, इधर कम ऑक्सीजन है, उधर ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इधर सिंपल रूप से आधा लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हाफ और ये 2 1 हो जाएगा। 1 और 1 ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब फिर से आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि 2 से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को ब्रैकेट में बंद करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2H2O2 एरो देके 2H2O प्लस O2 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपका ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सी। तो सी वाले में 1 mg इधर है बेटा, 1 mg इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पहले हमने क्या कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। पहले हम लोग बड़े एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया, फिर बचा क्लोरीन। इधर 2 क्लोरीन है बेटा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, लग गया। अब देखिए
अब इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, जबकि इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप देखेंगे सब एटम बैलेंस हो गया, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको सीख रहे हैं। बैलेंसिंग करने के लिए कोई ज़्यादा ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको सिंपली ये देखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एकदम अंतिम में बैलेंस करेंगे और जो अकेला कोई एलिमेंट होगा उसको भी अंतिम में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को तो भूल ही जाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, इसको लास्ट में बैलेंस करना है। सबसे पहले बड़े एटम को बैलेंस करना है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ भी आता है तो उसको पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का वर्क है, बाकी ये आप लोग अपने से बैलेंस कर लेना। ठीक है, मैं इसको इधर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए, तो आगे देख रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं इसको। आगे हम लोग के पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बच्चों कितने प्रकार का होता है उसको हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको देखेंगे। उसके बाद बच्चों है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको देखेंगे। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, इसको देखेंगे, है ना, इसको भी देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, और इसका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ क्या है बच्चों, वो सभी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है, कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड होना, और कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना। कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना। बहुत बेसिक सा एकदम मैं आपको सरल देसी एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। आप लोग बूंदी के दाने खाए होंगे, जिसको देसी भाषा में बुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुनिया, जो कि लाल कलर का होता है। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये बूंदी के दाने हैं जिसको आप लोग बुनिया बोलते हैं। ये बुनिया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हाथों में ले लेते हैं और इसको प्रेस करते हैं। हाथों में लेके जब प्रेस करते हैं तो प्रेशर लगता है, प्रेस करते हैं तो प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो ये जितने भी बूंदी के अलग अलग दाने हैं, बूंदी के अलग अलग दाने, जो बुनिया के अलग अलग दाने हैं, ये एक आप देखेंगे लड्डू का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लड्डू। एक इस तरह से बन जाता है कि आपके पास 10, 20, 50, 100 बूंदी के दाने मिलके एक सिंगल लड्डू का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे हमने कहा एरो के पहले रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के बाद जो चीज बन गया उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत देसी भाषा में हमने समझाया इसको, कुछ नहीं करना है आपको। ये एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना है। ये बुनिया के दाने, इनको आपने हाथों में रख के प्रेस कर दिया, क्या बन गया, लड्डू। तो ये 2 या 2 से अधिक ढेर सारे रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट कितना बना, एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट सिंगल बना है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर CO2 बना लेता है,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइंड होकर MgO बना लेता है। रिएक्टेंट की मात्रा देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक है, बट प्रोडक्ट आपका क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये आपके पास है कंबाइंड हो रहा है, अब इसी का जस्ट उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब आप क्या करिए, उस लड्डू को दबा दीजिए हाथों से, ज़्यादा दबा देंगे तो वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, फिर वो अपने पुनः बुद्धि के दानों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कहानी क्या है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो टूटने का मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस या व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 or more प्रोडक्ट देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये समझते हैं यहाँ पे, एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट बनता हो तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन बेटा 3 प्रकार से हो सकता है। किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे उसको 3 तरह से सीखते हैं। कैसे तोड़ रहे हैं, 3 तरह से। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसका दूसरा नाम है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस। और एक होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। और एक होता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पे इनके नाम से पता चल रहा है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक करना। ठीक है, अगर किसी चीज को आप हीट देके ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन तो हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग हीट। जब आप हीट देके उस चीज को तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसी चीज को आप तोड़ रहे हैं, किसी चीज को, उसको सनलाइट देके तोड़ रहे हैं, सनलाइट की मदद से टूट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी फोटोलाइसिस। और अगर उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप चाहे तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन अ decomposition reaction is carried out in presence of क्या है, थर्मल हीट, then this reaction is known as, क्या बोलेंगे बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे ही आप बाकी दोनों का भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हीट की जगह पे अगर सनलाइट कर देंगे, हीट की जगह पे सनलाइट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर आप हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, तो वहां पे क्या नाम दे देंगे उसका, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा आपको बस यही समझना है। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CaCO3, CaCO3 टूटा, या फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे वो तो पहले देख लिए हैं। आपके पास CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब आप लार्ज हीट करेंगे बच्चों तो ये CaO में टूट जाएगा और प्लस टूट जाएगा H2O में टूट जाएगा। आप MgOH का होल ट्वाइस ले लेंगे, MgOH का होल ट्वाइस ले लेंगे, ये हीट का साइन है, ये हीट का सिंबल है, तो यहाँ पे आप चाहे हीट लिखें चाहे डेल्टा बना देंगे
और ये बच्चों हो जाएगा MgO प्लस क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, ऐसे हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, सन हीट देने की वजह से हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपके सामने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया गया है। तो ये आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, बाय प्रोवाइडिंग हीट दे के आप उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाता है, ये आपका डिकम्पोज हो रहा है। जैसे यही है FeSO4, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, फेरस सल्फेट को हीट दे रहे हैं बच्चों, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये बन जाता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 3 2 5 3 8, तो ये आपके पास बन गया। देखो एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन गए हैं, और इस रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट देने की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट देना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, बट ये किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है। ये सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो जैसे कुछ कमजोर टाइप के साल्ट होते हैं, लाइक AgCl, सिल्वर के जो साल्ट होते हैं, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, ये कमजोर टाइप के साल्ट है बच्चों। या तो यहाँ पे HNu लिखा होगा ऐसे, या फिर लिखा होगा सनलाइट, दोनों बातें एक है। सनलाइट लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा HNu लिखा होगा, या UV लिखा होगा, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये दोनों तीनों जो भी दर्शाते हैं, ये सनलाइट को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा, तो ये बनेगा Ag प्लस हाफ Cl2, यहाँ बन जाएगा Ag प्लस हाफ Br2, ये बैलेंस करके लिख रहे हैं, यहाँ बन जाएगा Ag प्लस हाफ I2। तो डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट देने की वजह से हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या सिंपल भाषा में क्या लिखते हैं, फोटोलाइसिस। तो यहाँ पे फोटो का मतलब वो अपना सेल्फी वाला फोटो मत समझ लेना, यहाँ फोटो का मतलब है सनलाइट से। यहाँ पे फोटो का मतलब किससे है, सनलाइट से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, तो देखते नहीं आप, धुआं जैसा निकलता है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली H2O जो है, H2O यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनके कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, भली भांति आपको दिख रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कोई चीज डिकम्पोज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इसके नाम से पता चल रहा है कि जब कोई एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट वीक रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा भाषा है। जैसे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, Fe ने Cu को निकाल दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, और Cu बेचारा अलग हो गया, है कि नहीं। अब कोई आए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे सिनेमा हॉल में कोई चला है मूवी, नया नया कोई फिल्म निकला है। अब क्या हुआ कि एक ही टिकट पे, एक ही सीट पे 2 लोगों का टिकट बन गया, ठीक है कि नहीं। अब तो क्या होगा, वहाँ पे जो दबंग टाइप का आदमी रहेगा वो कहेगा चलो हटो, ये मेरा सीट है। भाई जहाँ दबंग टाइप के आदमी को जहाँ पे जो अच्छा लगेगा वहाँ पे बैठ जाएगा।
तो क्या यहाँ पे दबंग का मतलब है रिएक्टिविटी से, कौन मजबूत एलिमेंट है, कौन रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसी के कंपाउंड में से। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी से रिएक्ट कर रहा है, तो ए यहाँ पे क्या है, बी को बाहर धक्का दे के निकाल दे रहा है कि चलो हटो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब बी बेचारा क्या करे, कमजोर है, निकल जा रहा है आराम से। क्यों? क्योंकि ए मजबूत है। ए बी को धक्का दे के बाहर निकाल दे रहा है और कह रहा है कि नहीं अब हम रहेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। आगे टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग बातें करेंगे तो यह दो प्रकार का होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसको क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको समझते हैं हम लोग। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे समझते हैं, ये क्या कहता है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल displaces a weak reactive metal from its compound is called मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे देखो, कुछ देर पहले ऊपर एग्जाम्पल देखे थे Fe प्लस CuSO4। तो Fe ने क्या किया, Fe ने Cu को धक्का देके बाहर निकाल दिया, तो FeSO4 और प्लस क्या बन गया बच्चों, Cu। ठीक है, तो एक मेटल दूसरे मेटल को उसके ही कंपाउंड में से बाहर निकाल दे रहा है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो Zn भी Cu को डिस्प्लेस कर देता है, ZnSO4 बना लेता है प्लस Cu बना लेता है। लेकिन क्या अगर हम यही लिखें ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखे हैं Zn CuSO4, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया, यानी जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम इसका रिवर्स लिखे, मतलब Cu प्लस ZnSO4, तो क्या हमारे पास ये बनेगा CuSO4 प्लस Zn? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल होगा वो वीक रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या वीक रिएक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस कर पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो हम लोग कहेंगे कि कौन कौन सा मेटल है जो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन मेटल है जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसको समझने के लिए अपने को समझना होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी में एक और आप लोग जोड़ दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि इसी का एक पार्ट है। तो इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बोल देते हैं, और एक आ जाएगा इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखेंगे उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है। तो तीन प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आते हैं।
ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे एक एक को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कब कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आइए तो देखते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमारे पास कुछ ट्रिक के माध्यम से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। आप यहाँ से देखेंगे, जैसे ये आप बातें करेंगे तो पोटेशियम जो अपने क्लास 10th के सिलेबस में है, तो जितना अपने सिलेबस में हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे। जब आप आगे क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, तो वहाँ पे अलग बात होगा। अपने सिलेबस में जितना है उतना ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जब आप इधर से इधर चलेंगे तो रिएक्टिविटी घट रही है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है बच्चों, ये रिफरेंस एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन क्या है, रिफरेंस है, रिफरेंस। हाइड्रोजन रिफरेंस एलिमेंट है। रिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब सपोज करिए कि धरती पे एक ही इंसान है, पूरे ओवरऑल धरती पे एक इंसान है, तो वो क्या कहेगा कि हम किससे कमजोर हैं, किससे मजबूत है? कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो अकेला है। अब मान लीजिए 8, 10, 20 लोग हैं, तो हमको किसी की रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो किसी न किसी एक को रिफरेंस बनाना होगा और उसके मुकाबले देखेंगे कि ये इससे कितना मजबूत है और ये इससे कितना कमजोर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिफरेंस एलिमेंट बनाया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं। ऐसे इधर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये सभी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। इसीलिए जब एक बात आएगी तो जो हम लोग कहेंगे कि मेटल प्लस एसिड जो शुरुआत में लिखे थे तो बनाता है साल्ट प्लस H2 गैस, तो हम कहेंगे कि क्या सारे मेटल एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी मेटल है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। बच्चों जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, लाइक ये वाले हाइड्रोजन से नीचे वाले, ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को नहीं रिलीज करा पाएंगे। सिंपल सा बात है, इनका नॉर्मल कंडीशन पे एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। अगर आगे आप पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे एसिड का तब रिएक्शन संभव है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनेगा, वहाँ पे वाटर भले बन जाएगा, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अगर आप एक लाइन में समझना चाहेंगे तो सिंपल सा यही समझेंगे कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से पहले हैं या हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ऐसे कहेंगे कि जैसे हाइड्रोजन से पहले जो भी हैं, चाहे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन कोई भी है, जैसे मैंने जिंक ले लिया और इसका रिएक्शन H2SO4 से करा दिया, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा मेटल, ये मेटल प्लस एसिड तो साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से पहले है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर पा रहा है। बट अगर हम यही कहें कि अगर हम लोग सिल्वर ले लेते हैं सपोज करिए, तो Ag प्लस H2SO4, Ag प्लस H2SO4, चूंकि हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा है तो ये इससे डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि नो रिएक्शन। क्या कह देंगे बच्चों? नो रिएक्शन। ये मतलब होता है। तो कहने का सेंस ये है कि जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो एसिड में से हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर पाएगा, बट जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे इस तरह से ट्रिक है कि काशी के लिए है कि नाथ का माली, काशी नाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कोई है आगे आए और पकाए। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से
आप लोग आराम से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, जिससे आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको सामने ही बता दिया, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने यहाँ पर भी मिल गया है कि आप कहेंगे कि जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि Zn प्लस CuSO4, तो ये बन गया था ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहीं पे जब हमने लिखा था कि Cu प्लस ZnSO4 और फिर हमने लिख दिया सर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो नो रिएक्शन क्यों लिख दिया? क्यों भाई? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से बहुत कम है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, जैसे ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके सामने, वैसे एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जिसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन और हैलोजन। जब हाइड्रोजन या हैलोजन को डिस्प्लेस किया जाता है उन्हीं के रिस्पेक्टिव नॉन मेटल से, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें भी हम लोग कहेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो इसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज है। चलिए देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यहीं पे अपने पास है नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यहां पे लिख लेते हैं नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली आपको हैलोजन कंपनी या हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उन्हीं के बारे में अपने को देखना है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं ये, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एंस्टाटीन होता है। हालांकि इसकी चर्चा आपको कम मिलेगी क्योंकि ये एक अनस्टेबल एलिमेंट है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम इनकी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की बातें करेंगे तो इस तरह से ऑर्डर होता है, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग कहेंगे यहाँ पे ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या करने आई? कपड़ा सुखाने आई, ठीक है, ऐसे ही बस। तो क्या कहते हैं इसको? फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं KCl प्लस, यहाँ पे कहेंगे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ऐसे लेते हैं KBr प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा KCl प्लस Br2 यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कराएं, बैलेंस करने के लिए आप इसको हाफ कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे हाफ कर देंगे इसको, बट रिवर्स कराएं, लाइक अगर हम लोग कहें KBr और KCl, ऐसे करें KCl प्लस Br2, तो हम कहेंगे सर ये नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है, तो क्लोरीन को ब्रोमीन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसको इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट अपना है, अगला पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये क्या कहता है, कैसे होता है, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ कोई भी कंपाउंड होगा तो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, केटायन और एनायन से, ठीक है। पहला जो एलिमेंट होता है बच्चों, पहला एलिमेंट IUPAC रिकमेंड करता है कि फर्स्ट एलिमेंट केटायन होगा, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाला होगा। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लस बना दिए माइनस बना दिए, प्लस बना दिए माइनस बना दिए, ठीक है। पहला एलिमेंट केटायन, दूसरा एनायन। तो इसका क्या होता है कि पहला कंपाउंड का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ भाग जाता है यहाँ पे,
ये क्या बना लिया, AD बना लिया। और इसमें इसका एनायन इसके केटायन के साथ भाग जाता है, तो ये क्या बना लिया, BC, बट इसको लिखना क्या चाहिए, CB, ऐसे लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले केटायन होता है और उसके बाद क्या होता है, एनायन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको रिएक्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड किसको बोलते हैं और एटम, मेटल, नॉन मेटल या एलिमेंट किसको बोलते हैं। जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। जब कंपाउंड की बात आएगी तो उसमें रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई भी किसी से भी एक्सचेंज हो सकता है, बात को अच्छे से समझिएगा। रिएक्टिविटी का जरूरत तब पड़ेगा जब दोनों में से कोई एलिमेंट एक सिंगल हो, ठीक है। बट अगर दोनों ही कंपाउंड रहेंगे तो आपस में ये एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या पढ़ते हैं इसमें, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई इन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे तो ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसका प्लस इसके माइनस से क्या बना लिया, BaSO4, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्या बना लिया, NaCl। चूंकि Na पे प्लस होता है इसलिए पहले प्लस चार्ज लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्टिविटी याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सा होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको आप एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और दूसरा होता है बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो सबसे शुरू में देखे थे हम लोग, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार का होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे ये आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो एरो नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो ये आपने पीछे देखा था, ये व्हाइट कलर का पीपीटी बना रहा था, व्हाइट पीपीटी बना रहा था, व्हाइट कलर का पीपीटी। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल यहीं पे अगर लिख दूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, एसिड बेस रिएक्शन, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, ये क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। क्या बना ले रहा है, NaCl प्लस H2O। आप देखेंगे कि पहले कंपाउंड का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ चला गया और दूसरे कंपाउंड का केटायन पहले कंपाउंड के एनायन के साथ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें प्लस माइनस कौन कौन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया यहाँ पे और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला गया और क्या बना लिया, साल्ट बना लिया, ऐसे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आगे हम लोग शुरू करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आइए, ठीक है। ठीक है बच्चों,
चलो आगे देखते हैं ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझना। एक्सो का मतलब क्या होता है और इंडो का मतलब क्या होता है। पहले एक्सोथर्मिक समझ रहे हैं। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि हीट का बाहर निकलना, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट का बाहर निकलना। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के पश्चात हीट इवॉल्व होता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन then such type of reaction are called, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया कि चूने में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चूना पानी, CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ क्या निकलता है बच्चों, इसके साथ निकलता है हीट। क्या निकलता है, इसके साथ निकलता है हीट। तो जरूरी नहीं है कि हीट ही निकले, व्हेन हीट की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट, लाइट। हीट की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, हीट की जगह आप लिख सकते हैं लाइट रिलीज हो रहा हो या फिर एनर्जी कोई भी रिलीज हो रहा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये एग्जांपल आपके पास हो गया। इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, और ये वाटर। तो दोनों मिला देंगे तो ये बन जाएगा लाइम वाटर। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, ये जानना जरूरी है। कौन कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, मतलब रिएक्शन के पश्चात हीट को बाहर निकाल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, द केमिकल रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक। तो पहला हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जितने भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हो वे सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक एक्सेप्शन है वो छोड़ दीजिए, एक एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। यही एक ऐसा प्राणी है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि इंडोथर्मिक नेचर का होता है। ये आपके परे की चीज है, इसको कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। बेसिकली क्या समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बच्चों, आप जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो भी रिएक्शन कैसा होता है, वो हीट रिलीज करता है, यानी रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, थर्ड हम लोग बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, या आप सिंपली पीपीटी रिएक्शन लिख सकते हैं इसको, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और फोर्थ बोलेंगे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अभी आप कुछ देर के बाद पढ़ोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग। तो जो रस्टिंग प्रोसेस होता है बच्चों, रस्टिंग, मैं फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोई भी रस्टिंग होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको जान के हैरानी नहीं होगी कि आप लोग ये चीज़ें पहली बार सुन रहे होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन नेचर में कैसा होता है,
एक्सोथर्मिक होता है। कॉपर का रस्टिंग, सिल्वर का रस्टिंग, ये सभी नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो केमिकल रिएक्शन के पश्चात जब हीट बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और लिख सकते हैं कंबस्शन रिएक्शन। 6 पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन बच्चों कैसा होता है नेचर में? एक्सोथर्मिक होता है। कंबस्शन रिएक्शन भी नेचर में कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अच्छा तो कंबस्शन रिएक्शन दिखा देते हैं, जैसे CH4 और O2। तो आप थोड़ा सा हीट देंगे तो ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगा, और यहाँ पे प्लस हीट लिख देंगे तो ऐसे हीट दिखाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखा हो, लाइट लिखा हो या एनर्जी लिखा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं। इंडो का मतलब होता है अंदर। इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। इंडो का मतलब अंदर, और थर्मिक का मतलब हीट। थर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा है, यहाँ पे समझेंगे कि इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जब कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ती हो, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जब हीट की जरूरत पड़ती हो, हीट देंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझते हैं? द केमिकल रिएक्शन which required heat, या फिर हीट के साथ आप ब्रैकेट में एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी। द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट या एनर्जी टू कंप्लीट आर कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी देना पड़े केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे तो जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं उनको हीट आपको देना है, या लाइट दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, कुछ तो दे ही रहे हैं, वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उसको भी आप किस कैटेगरी में रखेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक के लिए आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनमें से आप कोई भी परोस दीजिए, यही परोस दीजिए CaCO3, और जब लार्ज अमाउंट में हीट करेंगे तो CaO प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो यहाँ पे देखो हीट देना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हीट देना पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन नेचर में एक तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, और साथ ही साथ क्या है? इंडोथर्मिक भी है। ये एग्जाम्पल हो गया। और जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सभी एग्जाम्पल है, NaOH को अगर आप हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे बन जाएगा Na2O, और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, को बैलेंस कर देंगे तो 2 और 2। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जैसे मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताया कि कौन कौन से रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, और इंडोथर्मिक के लिए बताया कि कौन सा रिएक्शन नेचर में इंडोथर्मिक हो सकता है, तो उनमें से डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी टाइप का डीकंपोजिशन हो, चाहे थर्मल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फोटोलाइटिक हो, वे सारे के सारे नेचर में जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए एनर्जी, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इधर अगर लिखेंगे तो जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। अलग कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलते हैं। MgO2 और ये बन जाएगा MgO। बैलेंस कर देंगे और इधर आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए H2 प्लस S कर देते हैं, तो ये बन जाएगा H2S। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। या फिर और भी आप दिखा सकते हैं, C2H6 ले लेते हैं यहाँ पे, या C2H2 ले लेते हैं। C2H2 में जब H2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? C2H4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगला इसमें करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास C2H6 में से हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा C2H4। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगा तब भी हम लोग उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसको जब आप हीट कर देंगे तो ये जिंक प्लस, जिंक सॉलिड प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अगला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगला जो है इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। Na ये जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस में, और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सपोज करिए कि मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Cl-। कोई भी चीज़, अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, और जबकि ये कैसा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों में अभी नहीं मिला होगा, तो बस मैं सिंपल सा आपको यही समझा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन मतलब स्पीसीज के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। बस इतना ही अपने को समझना है। बट अपर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में, तो इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Mg ये जा रहा है Mg+2 में, तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 0 स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहाँ 0 से किस में जा रहा है? +2 में। तो 0 और +2, तो +2 बड़ा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसके ऊपर का ये चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, तो इसके ऊपर का ये चार्ज है 0 से +2 में जा रहा है, तो ये जो रिएक्शन हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यही इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो हम लोग कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये ब्रोमीन ले लिए और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके
ये Br माइनस में चला गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रोमीन आप सिंपली इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिखाएंगे अगर तो भी आपका काम हो जाएगा। ब्रोमीन किस में चला गया? ब्रोमीन चला गया आपका Br माइनस में, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन पे 0 चार्ज है और 0 से ये निगेटिव में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, तो 0 से माइनस में जा रहा है, यानी ये घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर और एग्जाम्पल अगर आप इधर दिखाएंगे तो मान लीजिए कि जिंक +2 रिएक्टेंट से जिंक में जा रहा है, तो जिंक +2 इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, जबकि इधर देखेंगे तो कोई चार्ज ही नहीं, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी सारी प्रक्रियाओं को आप बोलेंगे रिडक्शन, और अगर इनमें से कोई भी एक होता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि इन चारों में से कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसको आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इन चारों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, उसको आप बोलेंगे सर रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बारी आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स, लाल बैल नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है, ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं। The chemical reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously, then such reaction या such type of reaction यानी इस प्रकार के रिएक्शन को such type of reaction are known as क्या, रेडॉक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ऐसे समझते हैं ना, जैसे आप देखेंगे वही एग्जाम्पल ले लीजिए, Mg+O2। यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन गया, MgO। ठीक है, और ये आप कहेंगे कि मैग्नीशियम से देखिए जुड़ गया ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और आप जब देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है और जबकि यहाँ ऑक्सीजन पे कितना है, -2। कंपाउंड फॉर्म में ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्साइड आयन, यानी -2 चार्ज। तो आप कहेंगे, आप इसको चार्ज से भी बता सकते हैं, ये 0+2 में जा रहा है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे किस में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यही हम कहेंगे कि ये 0 से किस में जा रहा है, -2 में, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कार्बन, जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, सपोज करिए अपने पास ये है Zn+CuSO4, यही देख लेते हैं, तो ये ZnSO4 और +Cu बन गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ जिंक अकेला है, जिंक पे कोई चार्ज नहीं, तो ये 0 चार्ज है, जबकि यह जिंक कंपाउंड के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज रहेगा। अब कॉपर में देखेंगे तो कॉपर यहाँ कंपाउंड फॉर्म में है, कॉपर आयन यहाँ +2 चार्ज में है, जबकि कॉपर यहाँ न्यूट्रल हो गया तो 0 चार्ज में हो गया। तो ये 0 से किस में जा रहा है, +2 में।
जीरो से किस में जा रहा है बच्चों, +2 में, जीरो स्टेट से +2 स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इधर देखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसको दर्शाता है, रिडक्शन को। किसको दर्शा रहा है, रिडक्शन को। यानी एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। पहले बताइए, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, फिर हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे, जो 2 3 4 जितने भी 1000 का नोट होगा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं बताऊंगा कि अभी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या कहता है कि क्या सभी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स होते हैं, क्या सभी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होते हैं। उनमें से मैं आपको दिखा रहा हूं कौन रेडॉक्स नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर not a redox reaction, not a redox reaction, not a redox reaction। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सभी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स होते हैं बच्चों, तो नहीं सर। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, मतलब कि एसिड बेस रिएक्शन हो गया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन ले लीजिए। क्वेश्चन में आता है क्या ये रिएक्शन, ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो उसमें बहुत ऑप्शन थे, 3 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही। एक ऑप्शन उसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, ठीक है। तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यही ले लीजिए HCl प्लस NaOH, ये क्या बना ले रहा है, NaCl प्लस H2O। ये बच्चों आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लोग अच्छे से लिख लेना है कि क्या सभी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो नहीं सर। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं लाइक एसिड बेस रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ये आपको पहचान आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहला हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एजेंट, ऐसा सबस्टेंस जो अपने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे, दोज रिएजेंट या स्पीसीज लिख सकते हैं आप, दोज रिएजेंट या स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड itself get reduced are called oxidizing agent, oxidizing agent, oxidizing agent, ठीक है। या फिर आप इसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन, the substance which undergoes into reduction
जिस सबस्टेंस का रिडक्शन हो रहा हो आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो डिफिनीशन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, फिर दोनों के एग्जाम्पल को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, कुछ नहीं करना है। तो कहेंगे दोज रिएजेंट या स्पीसीज which reduces other and itself get oxidized are called क्या बोलेंगे बच्चों? हाँ, are called, इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर दूसरा डिफिनीशन इसका हम लोग दे सकते हैं, सेकेंड टाइप का जो डिफिनीशन है, द सबस्टेंस which undergoes into किसमें? ऑक्सीडेशन। जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आइए दोनों का एग्जाम्पल हम लोग साथ में देखते हैं, ठीक है। आइए, तो ऐसा सबस्टेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और ऐसा सबस्टेंस जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सिंपल सा एक लाइन में ऐसे याद करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास यही था जिंक प्लस CuO, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस Cu। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, अब बताएंगे। यहाँ पे जिंक अकेला था और यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड में देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन था, जबकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब गया तो कॉपर अकेला पड़ गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या दर्शाता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन दर्शाता है रिडक्शन को। किसको दर्शा रहा है? रिडक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? हम कहेंगे कि सर आप देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों हो रहा है, यानी कि हम तो कहेंगे कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, वो कैसा काम करता है बच्चों? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है बच्चों, वो कैसा काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसे लिखेंगे। ये हो गया अपना बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे कि ये जिंक है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ कॉपर लिख के छोड़ दें, नहीं, आपको कॉपर ऑक्साइड लिखना होगा, ठीक है।
ये पूरा पूरा स्पीसीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये पूरा लिखना अपनों को, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब अगला जो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, तो आप देख सकते हैं पहला जो है कोरोजन और फिर उसका बाद में हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये अपने पास है फर्स्ट जो है कोरोजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का एक कह सकते हैं डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कहेंगे कोरोजन का मतलब क्या होता है द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल in presence of air या moisture या any chemical species is called, क्या बोलेंगे, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा क्या लिख लेते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर और कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये सभी कोरोजन के एग्जाम्पल है। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे आयरन है, तो वहाँ पे आयरन को आप देखेंगे तो इसका कोरोजन हो रहा है, ठीक है ना। आयरन का कोरोजन, कॉपर का कोरोजन और सिल्वर का कोरोजन। इसका रिएक्शन दिखा देंगे तो Fe प्लस XH2O प्लस O2 रिएक्शन ये बन जाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये जो Fe2O3 डॉट XH2O है ये रस्ट ऑफ आयरन का फार्मूला है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला है। और इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 3/2 कर देते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये x क्यों लगाए हैं, तो x एक नंबर को दिखाता है, ये इसका मेटलर्जिकल, जैसे ज़मीन से अगर आयरन आप खोद के निकालेंगे, जहाँ पे आयरन मिलेगा तो वो अकेला मिलेगा नहीं, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, तो कई उसके मतलब मेटलर्जिकल ओर्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, अगर 3 लिखेंगे यहाँ पे Fe2O3 डॉट 3H2O तो इसका नाम दे देंगे हम लोग लिमोनाइट, ठीक है। इसलिए x का कोई नंबर होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट जनरल फार्मूला उसका ये है। कोरोजन ऑफ कॉपर, और ये सब चीजें आपको मिलती कहाँ से है बेटा, O2 और H2O फ्रॉम एटमॉस्फियर, फ्रॉम एटमॉस्फियर से मिल जाती है, ठीक है। कोरोजन ऑफ कॉपर को दिखाएंगे तो कॉपर CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ये इसका रस्टिंग का फार्मूला होता है, फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और ऐसे ही सिल्वर का जब कोरोजन लिखेंगे तो Ag जो कहेंगे कि एटमॉस्फियर में H2S प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे बच्चों ये कंबाइन कर लेता है और ये बना लेता है AgS जो कि ब्लैक कलर का होने लगता है, और फिर क्या बना लेता है H2 गैस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कोरोजन, कोरोजन का एग्जाम्पल, डिफिनीशन और कुछ उसके फिगर। प्रिवेंशन पे चर्चा करेंगे हम लोग। प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, उसको रोकने का आपके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये कॉपी कर लीजिए पहले। तो प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, जिनमें से पहला तरीका है आप पेंट या वार्निश करके, मेटल पे पेंट या वार्निश करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसको आप ड्राई प्लेस में रख सकते हैं, ड्राई प्लेस में रखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर से ना पड़े, ठीक है। आप उसमें मेटल का जो जैसे आयरन पे बातें करेंगे तो जिंक का कोटिंग करके हम लोग जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन।
तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक। इसका मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस, आयरन सरफेस। तो इससे क्या होता है, आयरन सरफेस पे जब जिंक का कोटिंग करते हैं तो जिंक जो है एक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि एक पतला स्ट्रॉन्ग लेयर तैयार कर देता है। किसके ऊपर? जिंक आयरन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेयर तैयार कर देता है। ठीक है, तो जो एक परत तैयार हो गया। अब अंदर केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो आपका जो जिंक होगा वो सुरक्षित होगा। अगला आप इसको एलॉय बना दीजिए, एलॉय फॉर्मेशन। अगर आप उसको एलॉय बना देंगे, जैसे लोहा है स्टील में कन्वर्ट करा दीजिए, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ ये प्रोसेस है जिससे कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम लोग देख रहे हैं। रेंसिडिटी का सिंपल सा जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दुर्गंधता। दुर्गंधता, रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है दुर्गंधता। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या होता है? दुर्गंध। अब खराब भोजन, ठीक है, वो बैड स्मेल जो अपीयर होता है फूड मटेरियल में, जैसे खाए तो बेचारे महाशय क्या है, पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो गया इनका। ठीक है, तो रेंसिडिटी मतलब दुर्गंधता। ठीक है, इसका मतलब आप डिफाइन कैसे करेंगे? बैड स्मेल या अनलाइक स्मेल, बैड स्मेल अपीयर इन फूड मटेरियल, फूड मटेरियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। एसिडिटी मत बोलना, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब हो गया दुर्गंधता। ठीक है, रेंसिडिटी। और ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, बचाते कैसे हैं? रोकथाम, इसको रोकने के उपाय, फ्रिज का उपयोग कर लीजिए, बाई रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करिए, या फिर कीप कूल एंड ड्राई प्लेसेस, अच्छे जगह पे रखिए। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट से हटा दीजिए। और बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, तो दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एक होता है BHA जिसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक होता है BST, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और इसका नाम क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन। ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन, एंटीऑक्सीडेंट। और एक और तरीका है, यहां पे लिख देते हैं, पैकेज फूड मटेरियल वाले में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पैकेज फूड मटेरियल में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। तो ये भी एक तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट ये कुछ दिनों तक यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपके पास था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो फूड मटेरियल में बैड स्मेल अपीयर होता है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं।
प्रिवेंट मतलब रोकथाम के उपाय यहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शन उसके एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन सपोर्ट, पहला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। अगला है द सबस्टेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द सबस्टेंस दैट इज फॉर्म इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, नहीं प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट से रेडिकल नहीं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, एक ही ऑप्शन सही है, बाकी ये सब कट जाएगा। ए बी गिव्स ए प्लस बी रिप्रेजेंट, ए बी टूट रहा है ए और बी में, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देख रहे हैं। आगे क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो फूड आप इनहेल करते हैं तो वो जिनसे मिलके बना होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो अंदर जो एंजाइम होते हैं वो जब आप खाना खाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर प्रोटीन की जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ पे भेज देते हैं, विटामिन की जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ भेज देते हैं, फैट की जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले मेजर रोल इन द केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रेडिकल एंड आयन। अभी आप लोगों में रेडिकल है नहीं, केटायन एंड आयन, तो इसमें केमिकल इक्वेशन के लिए बोलेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही आप बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जबकि 4 बन गया, गलत हो गया। जिंक है, जिंक क्लोराइड है, ये वाला आपका सही दिख रहा है, बाकी आप देखेंगे तो 3 3 और ये 2 5, ये गलत हो गया। और यहाँ पे जिंक, जिंक ऑक्साइड और 2 CO2, 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आप लोग कर सकते हैं अपने से, केमिकल इक्वेशन टेल्स अबाउट, ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।